नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए रोज एक क्लास मैथ्स की लेके आ रहा हूं, जिसमें एक क्लास में हम एक चैप्टर को करने वाले हैं। तो यह क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम बच्चों जल्दी से हम कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको साथों साथ उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हुए चलना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको कहूं उसे सॉल्व भी करना है। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट के साथ में। बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वास्तविक संख्या का। मतलब हम संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। ये आपको दोनों चीज याद रखना है। अब यहां पर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जहां पर ये जो p और q क्या है, वो पूर्णांक होंगे, और q किसके बराबर नहीं होगा? तो q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है 2, 5, -3, 3/4। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि 2 को देखो, यहाँ पे 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? तो ये 2/1 क्या p बटा q रूप नहीं हुआ? तो आप बोलोगे यस सर हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे 5 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और -3 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी तो मैं 1 लिख सकता हूँ ना। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि ये जो संख्या है वो कैसी है बच्चों? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। प्रश्न क्या है मेरा कि ये जो 0 होता है, 0 0, ये कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? बताओ बताओ जल्दी से, 0 कैसी संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 0 के बटे में कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं क्या 0 के बटे में? बताओ। ये यहां पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 0 लिखा मैंने, अब 0 के बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मैं 1 नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे? तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हो। तो क्या यह p बटा q रूप हुआ कि नहीं? यहाँ पर हमारा जो q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। तो 1 तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये काम तो चल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 0 जो है वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अपरिमेय संख्या की, कि अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? तो संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि आपको सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल यही है कि कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5, मतलब कर्णी के अंदर कोई भी अगर मैं अभाज्य संख्या लिख दूं, तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और यहां पर बच्चों आप ये वाला एक पैटर्न देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.31, फिर लिखा है 311, फिर लिखा है 3111। तो ये भी जो टाइप है ना, ये भी अपरिमेय संख्या का है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, ये जो पाई होता है, पाई पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जल्दी से मैं आपको एक बार वास्तविक संख्या का मतलब कौन कौन सी किस टाइप की होती है वो एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की तो अभी जस्ट हमने बात कर ली, तो ये वाले बात समझाने की मुझे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये आप दोनों का मतलब ये दोनों संख्या आपकी क्लियर होगी। यहाँ पर बच्चों हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जो
एक से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक, तो उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब बात है पूर्ण संख्या की, तो ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, तो आप बोलोगे अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या यह बात आपकी क्लियर है क्या, बताओ, ये बात क्लियर है। अब यहां पर बात है पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक भी आता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है। मतलब ये जो 1 2 3 4 ये है ना डेज डेज अनंत तक, ऐसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 इधर डेज डेज इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक का कलेक्शन है। मतलब पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस वाली मतलब ऋणात्मक वाली भी संख्या आ जाए और धनात्मक वाली भी संख्या आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। और जीरो का अगर यहां पर हम बात करें, जीरो ना तो पूर्णांक संख्या है, मतलब ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो यहां पर ये करना आपको आवश्यक नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय आपको 2 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको इस प्रमेय का ये जो कथन है ना, कथन ये वाला, ये आपको याद रखना है। ये कथन आपको याद रखना है। क्या है कथन, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने अभी आपको, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड, ये जो गुणनखंड है ना, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यह जो गुणनखंड है वह अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय, मतलब यूनिक होता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये ध्यान रहेगी क्या, बताओ, ये बात ध्यान रहेगी क्या आपको, यूनिक वाली। अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल की। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिया है 50 का, तो 50 को थोड़ा सा ध्यान से देखो। 50, ये 50 लिखा मैंने। अब इसके मुझे फैक्टर करना है, तो मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट करूंगा भाई। 2, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 2 का टेबल 25 बार पढ़ूंगा तो मेरे को 50 मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब 2 के टेबल में 25 आता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उससे अगला नंबर लेते हैं। 3 में 25 नहीं आता है, अब लेते हैं हम 5। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा, तो आप बोलेंगे 5 बार में आ जाएगा, ठीक है क्या, ये बात क्लियर है क्या। अब 5 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, तो आपने बोला 1 बार में। मतलब हमें ऐसे गुणनखंड करना है जहां पर हमें यहाँ पर लास्ट में क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो देखो ये 50 के जब मैंने गुणनखंड किए तो वो 2 गुना 5 गुना 5 मिला। क्या ये बात क्लियर है। 2 को जैसे का वैसे लिखा, गुना 5 कितने थे, तो 5 की पावर 2 लगा दी। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, कि यहाँ पर हमने इन्हें अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। मेरे को ये बताओ, ये 2 कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे अभाज्य संख्या। ये 5 कैसी संख्या है, तो यह अभाज्य संख्या है। क्लियर है बच्चों ये बात। अब यहाँ पर आप 210 का भी फैक्टर करके देखना, ये ऐसे 210 का टेबल बना के देखना कैसे, क्या यही गुणनखंड आपके भी निकल रहे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने 210 को व्यक्त कर दिया। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का मेथड क्या होता है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको बच्चों यहां पर याद रखना होगा कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिया जाता है। ये एचसीएफ में आपको याद रखना है। क्या यहां पर मैंने लिखा है, क्या सबसे मेन पॉइंट है, क्या प्रत्येक उभयनिष्ठ, ये वर्ड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वैल्यू रखता है। यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर चाहिए हमें,
ठीक है, और उसमें भी उनकी जो पावर है वो सबसे क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, मतलब उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल यहाँ पर उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 6 और 20 का क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना, 6 का जब मैं गुणनखंड करूं तो 6 को क्या मैं 2 गुना 3 लिख सकता, बताओ। यहाँ पर इनकी पावर में कुछ नहीं तो मैं 1 और 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है। अब यहाँ पर हम 20 के गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो 20 के जब मैं गुणनखंड बनाऊंगा तो मुझे 2 गुना 2 गुना 5 मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छा लिखना चाहूं तो 2 की घात 2 गुना 5 की घात क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। क्या ये बताओ, मतलब 6 के फैक्टर मैंने ऐसे किए और 20 के फैक्टर ऐसे किए। क्या ये बात क्लियर है? 6 और 20 के फैक्टर मैंने ऐसे कर लिए। अब 6 और 20 का क्या हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लूंगा। देखो यहां पर 2 की घात 1 है, यहां पर 2 की घात 2 है, मतलब 2 दोनों के पास में। अब इसमें से सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणनखंड की घात लूंगा। यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, मतलब इसके पास में तो 2 घात है लेकिन यहाँ पर एक ही घात है, इसलिए मैंने इनकी उभयनिष्ठ क्या ली, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिया। वो क्या है, 2 की घात 1 है, मतलब 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे सर 20 आ गया है। तो क्या यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? एचसीएफ फाइंड करना आपको आ जाएगा। अभी बच्चों हम आगे चल के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम, यहां पर हम बात कर रहे हैं अब एलसीएम की। तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की हमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। यहां पर प्रत्येक अभाज्य वर्ड यूज किया है, अब मैंने यहां पर उभयनिष्ठ वर्ड यूज नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। जैसे कि बच्चों यहां पर हमने सेम नंबर लिया 6 और 20, 6 और 20 के हमने अभी गुणनखंड किए थे 2 गुना 3, 2 की घात 1 लिख सकता हूं, इसको 3 की घात 1 लिख सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही देखो 20 को, देखो 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 20 के अगर फैक्टर करूं तो 2 गुना 5, मतलब 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1, ये मेरे 20 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या यह बात आपको क्लियर है, बताओ। तो ये जो 6 और 20 है ना, इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों यहां पर हमने अभी एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है, ये यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहां पर उभयनिष्ठ घात देखना है और सबसे बड़ी घात, तो यहां पर 2 की घात 1 है, यहां पर 2 की घात 2 है, तो दोनों में 2 तो है लेकिन 2 की बड़ी घात किस में है, तो यहां पर है नीचे, मतलब 2 की घात 2 हमने पहले ले ली। ठीक है भाई, अब इसको भूल जाओ, ये वाले नंबर को पूरा भूल जाओ। अब देखो 3 को, देखो 3 की घात 1 है, यहां पर 3 की घात नहीं है, तो हमें 3 की जो घात है यहाँ पर बड़ी, वही 3 की घात कितनी है, 1 है, तो 1 ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा देखो यहाँ पर 5 है नीचे, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो 5 की घात कितनी है नीचे, 1 है, तो 1 ही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 गुना 3 गुना 5, 4 3 12, और 12 का 5 बार जब गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम इस क्वेश्चन का, मतलब 6 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 60 आ जाएगा। क्या यह बात आप सभी को क्लियर है, बताओ। अब हम बच्चों एचसीएफ तथा एलसीएम में कुछ संबंध होता है उसे देख लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, यहां पर हम बात करें दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, इनका जो एचसीएफ होता है, मतलब एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए कॉमा बी, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, इनका जो गुणनफल होता है ना, इनका जो गुणनफल, वो इनके ये जो संख्या है उनके गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आपको एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, हो सकता है एक संख्या दे दे तो तीसरी संख्या निकालने को पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो संख्याओं को आपका गुणनफल दे के रखा है,
आपको एचसीएफ भी दे दिया और एलसीएम निकालने के लिए बोलते, मतलब कहीं पर भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। हो सकता है यह आपसे एक नंबर में पूछ ले कि भाई एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर हम साथ ही बात करते हैं इनके। जैसे हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है आपके एग्जाम में, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपको दो संख्या दे दी, उनका एचसीएफ दे दिया, तो एलसीएम फाइंड करने को आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और आपने वो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, ठीक है, दो संख्या आपको दे के रखी थी। जैसे कि देखो ऐसा, देखो यहां पे बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे a बराबर से 6, b बराबर से 20 दे दिया आपको, आपने इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाले और इस फॉर्मूला में रखे। यदि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के अगर बराबर हो जाए, तो यहां से हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी कि भाई ये जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था इन दोनों नंबर का, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बाद में समझते हैं। एक क्वेश्चन है इस पे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपकी प्रमेय है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उन प्रश्नों में इसका यूज होता है जहां पर हम सिद्ध करते हैं ना कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट में इस थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो p है, p एक अभाज्य संख्या है। यदि ये जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब p जो है वो a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और यहां पर a जो है ना वो कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ये जो प्रमेय वो क्या बोल रहा है कि हमें मानना पड़ेगा कि ये जो p है वह एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब वो कोई अभाज्य संख्या है, वह a स्क्वायर मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर रहेगा उसके स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर p मैंने मान लिया कि दो कैसी संख्या आपको पता है, कैसी संख्या है, तो आपने बोला अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हमने 16 मान ली, क्या मान ली, 16। मैं बोल रहा हूं कि ये जो p है वो इस a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब यही तो बोल रहा हूं ना कि ये जो दो नंबर है, ये इस 16 को क्या करता है, विभाजित करता है। यही बात हुई क्या, मतलब 2 से मैं 16 को काटूंगा, क्या 8 आया, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसी के रूप में मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे 2 इस 16 को विभाजित कर रहा है ना, तो ये 2 इस 4 को भी विभाजित करेगा। बस ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या यह बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बात आपकी क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों की यह बात आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहां पर देखो मैंने आपके लिए वो एक प्रश्न लेके आ गया कि वो प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर ये प्रश्न करना है, फिर आगे मैं एक्सरसाइज में आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसको फिर देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले गलत मतलब एजम्पशन जो मानेंगे वो ये प्रश्न के ठीक उल्टा विपरीत मानेंगे। मतलब यहाँ पे कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, लेकिन इसको हम मान के क्या चलेंगे पता है बच्चों, कि माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कर्णी 2 परिमेय संख्या है, तो कर्णी 2 बराबर से मैं a बटा b लिख सकता हूं क्या, बताओ आप, a बटा b लिख सकता हूं क्या, क्योंकि यहां पर हमने कर्णी 2 को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा बच्चों कि यहां पर जो a और b है ना वह सह अभाज्य संख्या है, जहां पर b किसके बराबर नहीं हो सकता, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ये जो है ना कर्णी 2 बराबर से a बटा b,
अब दोनों तरफ मैं क्या करने वाला हूँ, वर्ग करने वाला हूँ, मतलब कर्णी 2 का स्क्वायर हो गया इधर, और ये a बटा b का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है क्या? कर्णी 2 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा, और a बटा b का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर बटे में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैं उधर भेजता हूं, तो क्या ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्या, 2b स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर हो जाएगा क्या। इसको नाम दिया मैंने समीकरण नंबर 1, मतलब इस इक्वेशन को 1 मान लिया मैंने। अब यहां पर मैं बताऊंगा, वो जो प्रमेय अभी पढ़ी ना अपन ने कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर देखो ये जो 2 है, 2 ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये 2 कैसी संख्या है पहले मेरे को ये बताओ, तो आप बोलोगे अभाज्य संख्या है। तो ये जो 2 है ना वो इस a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो ये जो 2 है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? मतलब 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा समझो। अब यहाँ पर अगली स्टेप में हमें एक मानना पड़ता है कि जो a है ना हमारा a, वो किसके बराबर है, 2c के बराबर है। तो समीकरण 1 में मैं इस a की वैल्यू 2c रखूंगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी बच्चों, तो वो आप बोलोगे सर वो तो हमारी जो इक्वेशन थी वो 2b स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर थी। यहाँ पर जो a है ना, a की जगह में क्या रखने वाला हूँ, 2c। तो देखो यहां से देखो, अब b मतलब 2b स्क्वायर बराबर से 2c का होल स्क्वायर, ये क्लियर है क्या, 2c का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। अब यहां पर देखो ये जो 2b स्क्वायर है ना बराबर, ये 2c का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, ये क्लियर है। फिर ये जो 2 है ना 2, इसका पक्षांतर करो, तो यहाँ पर 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो कहां जाएगा, भाग में, मतलब ये 2 से ये 4 कितने बार में कटेगा, तो आप बोलोगे 2 बार में, मतलब ये जो b स्क्वायर है वो बराबर होगा इस 2c स्क्वायर के। अब इसे समीकरण नंबर दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 2। यहां पर बच्चों क्या निष्कर्ष निकल रहा, अब इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा नीचे, कि यहाँ पर जो 2 है वो इस b स्क्वायर को, मतलब ये 2 का अगर मैं यहाँ पे पक्षांतर करूं तो क्या इस b स्क्वायर को ये 2 विभाजित नहीं करेगा, अगर ये 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या ये 2 इस b को भी विभाजित करेगा, ये बात क्लियर है क्या। और यहां पर बच्चों हमने क्या, हमने माना था कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, मतलब 2 उस a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, यहां पर 2 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो यह इस तथ्य का क्या कर रहा है, मतलब ये जो हमने माना था कि a और b कैसे है, सह अभाज्य संख्या है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कल्पना की थी कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना कैसे साबित हो गई, गलत साबित हो गई। तो हम यहां पर बोल देंगे कि कर्णी 2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों। अब हम एक्सरसाइज, मतलब इस क्लास से बच्चों कॉन्सेप्ट जितने बन रहे थे वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व मैं यहां पर अभी खुद कराऊंगा और कुछ को आप स्वयं ट्राई करोगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। यहां पर पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर नंबर है हमारा 140, 156, 3825। तो देखो यहां पर मैं दूसरा वाला सॉल्व करा देता हूं आपको। देखो दूसरा क्या है, 156 है क्या। यहां पर मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, कलर ये ले लेता हूं। ठीक है, देखो दो 156 है, इसके मेरे को क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों यहां पर ये फैक्टर्स निकालने का तरीका सबसे अच्छा तो यही है ना, 156 यहां पर लिखा हमने। अब यहां पर क्या करूंगा, मैं 2 से पहले सॉल्व करूंगा। तो 2 साती 14, 1 और 6 मतलब 16 बचा, 2 आठी 16, ये बचा मेरा। फिर देखो यहां पर बच्चों 2 के टेबल में और 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर 3 के टेबल में 3 एकम 3, 3 तिका 9।
फिर देखो 13 के टेबल में 13 कितने बार में आएगा, एक बार में। मतलब ये जो 156 है इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड करने थे, वो क्या आ गए, 2 गुना 3 गुना 13। ये क्लियर है क्या? इसको मैं थोड़े और अच्छे से लिखना चाहूं तो 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकता हूं। ठीक है क्या? 156 के ये क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए। ये बात क्लियर है क्या आप सभी को? अब यहां पर हम अभी देखो 140 वाला क्वेश्चन जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, ये आप स्वयं करोगे। ये 3825 वाला भी आप स्वयं कर लेना। मैं यहाँ पर ये 5005 वाला, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, 5005 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सेम मेथड क्या है, यही आपको ऐसे रफ में भी निकाल के देख सकते हो इनके फैक्टर क्या क्या होंगे। ठीक है क्या बच्चों? देखो ये जो नंबर है यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5, 0 फिर 0 फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब ये संख्या 6 से तो भाग नहीं जाएगी, 7 से जा सकती है क्या, 7 से देखते हैं हम। 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा और 0 हो गया, मतलब 30 हो गया। 7 के टेबल में 30 कितने बार में है, उससे कम नंबर, 7 चौक 28, 4 बार में आ गया भाई। यहाँ पर 2 और 1 मतलब 21 बचा है। अब बताओ 7 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 3 बार में आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम अगला फैक्टर देखेंगे। 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से तो होगा ही नहीं। अब देखो 11 से हो सकता है क्या, देखो 11 एकम 11, यहाँ पर 3 और 3 मतलब 33 बच रहा है। 11 के टेबल में 33 हाँ आता है, कितने बार में, तो आप बोलोगे 13 बार में। ठीक है, अब 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, वो स्वयं से होगा, तो 13 एकम 13। तो ये जो 5005 है ना, इसके हमारे फैक्टर क्या आ गए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है क्या बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन भी है 7429 वाला, इसे भी आपने स्वयं सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और साथ ही इसकी जांच भी कीजिए बच्चों की दो संख्या का जो गुणनफल है होता है ना, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम ये छोटा वाला ही नंबर ले लेते हैं 26। 26 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो 2 गुना 13, मतलब 13 दूनी 26, 2 गुना 13 ही लिख सकता हूं। फिर ऐसे 91 को देखो, 91 को, अब 91 थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लो जल्दी से। तो 91 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 7 से जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पे 2 और 1 मतलब 21 बचा, 7 21, मतलब 7 का टेबल मैं 13 बार पढ़ू या 13 का टेबल 7 बार पढ़ू तो मुझे क्या मिल जाएगा, 91। 13 7 91 होता है। क्लियर है क्या? अब इनके निकालने हैं हमें एचसीएफ। तो यहां पर 26,91, मतलब पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर लिखना है, और ठीक इसी प्रकार हम यहां पर निकालने वाले एलसीएम 26,91 के। ठीक है बच्चों, देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं यहां पर हम किसके, 26,91 के। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या, कि हम देखते क्या है यहां पर अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, एचसीएफ, तो उसमें हम सब उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात देखते हैं। तो 2 ऊपर है नीचे तो है नहीं, 7 नीचे ऊपर तो है नहीं, सिर्फ 13 की यहां पर बात हो रही, 13 की एचसीएफ के लिए। यहां पर भी 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, दोनों में कॉमन और छोटी घात देखते हैं। तो 13 की घात 1 यहां पर इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या, बताओ? ये यहां पर 7 है, देखना। हाँ, अब यहां पर एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम में क्या, प्रत्येक गुणनखंड की, मतलब ये जो गुणनखंड की है इसके हमें सबसे बड़ी घात लेना है। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 है, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, तो 2 तो लेना ही है, फिर हो गया। फिर देखो
13, 13 की घात यहाँ पर कितनी है, या उससे पहले ये छोटा वाला नंबर देख लो, 7 नीचे है ऊपर नहीं है, तो 7 के नीचे घात कितनी है, 1 है, तो 7 की घात 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर गुना, यहाँ पर देखो 13 की घात 1 है, यहाँ पर 13 की घात 1 है, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया भाई, 13 आ गया। अब पावर दोनों की सेम है तो 13 की घात 1 ही हो गया, ठीक है। अब 2 की घात 1 गुना 7 गुना 13, 2 और 7 का गुना किया तो मैंने 14 आया, और फिर 13, 13 और 14 का अगर अपन गुना करें तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। मतलब इस प्रश्न के अनुसार HCF हमारा 13 और LCM ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब इस प्रश्न की हम जांच कर लेते हैं, क्या ये जो दो संख्या है उनका जो गुणनफल है उनके LCM और HCF के बराबर है या नहीं। तो वो जो दो संख्या है ना वो हमने सबसे पहले लिखी, हमारी संख्या क्या थी, 96 गुना 91, ठीक है। उनका LCM 96 और 91 का जो LCM है वो कितना है, तो आप बोलोगे 182 है, ठीक है भाई। और HCF कितना है, तो वो कितना है बेटा, 13 है, मतलब अभी आपने निकाला ना 13 है। तो इन दोनों का मैं गुना करूंगा और इन दोनों का जब मैं गुना करूंगा तो मुझे सेम नंबर मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर मैं 26 और 91 का यहाँ पर गुना करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 6 कम 6, मतलब 26 गुना अगर 91 करे तो हमें यहाँ पर 6 कम 6 6, फिर 2 और 3, मतलब देखो यहाँ पर 26 और 91 का गुना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2366, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप स्वयं करना बच्चों, ये 2366 आ गया। और इधर भी 13 का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी मुझे 2366 मिल रहा है। मतलब जो दो संख्या थी उनका जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। क्या ये बात क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आई क्या, बताओ। अब यहां पर हम बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ कौन सा बताऊं मैं आपको, कौन सा वाला, तीसरा बताऊं चौथा बताऊं कौन सा, अच्छा तीन ही है क्वेश्चन, ठीक है। अपन मैं यहाँ पे आपको तीसरा बता दूं क्या, आपने दूसरा ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो यहां पर है 336 और 54, मतलब 54 के हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, जल्दी से 54 के फैक्टर करो और 336 के करो। तो क्या अब नहीं आता तो भाई ऐसे आराम से कॉपी में रफ साइड पे ऐसे कर लिया करो, दो दूनी 4, 1 और 7, 2 7 14, फिर 3 की टेबल में ही आएगा 27, 3 9 27, फिर 3 की टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, और 3 एकम 3। तो मैं यहाँ पे 54 के जो गुणनखंड है वो क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 2 गुना 3, 3 की घात कितनी 2, नहीं 3 हो जाएगी, 3 की घात 3, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को 336 के गुणनखंड करना है, 336 के, तो 2 से स्टार्ट किया, 2 एकम 2, फिर 1 13, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर देखो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 की टेबल, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 336 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात कितनी हो गई 4 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब निकालना है HCF, किसका किसका निकालना है, हमें निकालना है 54,336 के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा 54 और 336 का। तो ध्यान से देखो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के हिसाब से देखो, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ और सबसे छोटी वाली घात लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 1 इसके अंदर मौजूद है, तो हमने ले ली भाई 2 की घात 1 सबसे छोटी वाली घात, ठीक है, और वो कॉमन भी है, ठीक है। अब 3 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो क्या मैं क्या लूंगा, यहाँ पर छोटी वाली घात लेना पड़ेगा कॉमन वाली, तो 3 की घात 1 हो गया। अब 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है नहीं, तो HCF में तो वो लेना ही नहीं है क्योंकि कॉमन वाली चीज ही देखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का जब गुना करेंगे तो 6, मतलब HCF हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया।
ऐसे ही एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा 54 और 336 का। तो एलसीएम अगर देखना है तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो हमें प्रत्येक की सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 की घात 4 सबसे बड़ी घात हो गई क्या इन दोनों में। फिर देखो 3 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी वाली घात मतलब 3 की घात कितनी 3 हो गई। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर देखो 7 की घात क्या है 1, और यहाँ पे 7 है नहीं, मतलब 7 की घात 1 ले लिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 4 मतलब होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की घात 3 मतलब 27 और गुना 7। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 16 जैसे कैसे लिखा हमने, 7 का पहले 27 में मल्टीप्लाई किया, साथ ही 49, 4 कैरी आया, 7 दूनी 14 और 4 कितने होते हैं 18, मतलब 189 में अब आपको 16 का मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से 16 का मल्टीप्लाई करो, करो फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका। 16 का जब मैंने किसे 189 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बताओ क्या मिल जाएगा। आया क्या आपका उत्तर 3024 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा LCM। क्या हो जाएगा LCM। यहां पर बच्चों हमें साथ में जांच करने की भी बोली है, तो जांच मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको जांच करके मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। देखो हमें पता है कि वो जो दो संख्या है ना उनका जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। बस यहाँ पे मैं नंबर कैसे सॉल्व करना है आप सॉल्व खुद स्वयं करोगे, मतलब स्वयं को ही सॉल्व करना है। देखो वो संख्या कौन कौन सी थी, तो आपने बोला भाई A अपन ने 54 को माना था और B अपन ने 336 को माना था। तो HCF हमने निकाला कितना 6 और LCM कितना निकाला, तो आपने बोला 3024। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये 54 गुना 336, आप यहां से क्या करो पता है 6 के टेबल में 54 कितने बार में आएगा, तो 9 बार में आ सकता है, तो 9 यहां से निकाल लो और 6 गुना 9 ऐसे कर दो, और यहां से 9 आपने निकाला ना, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, मतलब 9 और 6 का गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा, और ये 336। क्या इधर वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में बराबर नहीं दिख रहा आपको, तो आप ऐसे भी सॉल्व करके बता सकते हो, या फिर पूरा सॉल्व करके भी आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं 3 नंबर की, मतलब 3 संख्या ऐसी दी रहेगी उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो तरीका तो देखो वही है सेम, क्या कि उनके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 12 और ये क्या है 15 और 21 के क्या पहले तो गुणनखंड कर लो। तो 12 अब छोटा नंबर है तो इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 12 बराबर से आप क्या लिखोगे भाई 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 हो जाएगा। क्या ये हमने 12 के क्या करे गुणनखंड करे, ये 12 के। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 15 के करना है, ये इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये क्या लिखा है बच्चों हमने 12, अब 15 के, तो 15 मतलब 3 के टेबल में कितने 5 बने, 3 और 5 15। ये जो गुणनखंड करे ना ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में की है, इसको मैं 2 की घात 2 गुना 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 और 5 कैसी है अभाज्य संख्या है। 21 के क्या हो जाएंगे बच्चों 7 21, मतलब 3 गुना 7 में लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है इनका लेना है क्या, ये तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। वो नंबर क्या क्या है भाई, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर आपको रखना है। अब मेथड तो सेम है, क्या करना है सबसे कॉमन और छोटी घात देखना है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है लेकिन 2 इनके पास है नहीं, तो बात 2 की खत्म। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 की सबसे छोटी घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 तो आ गया भाई। अब देखा यहाँ पर तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 5 है लेकिन 5 इनके पास में नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन ये दोनों के पास में नहीं है,
तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। मतलब 12, 15, 21 का जो HCF है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं LCM की, 12, 15 और 21 के LCM की। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर कि हमें प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी वाली घात लेना है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 वाला कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 ले ली, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 की घात 1 है, सबसे बड़ी घात वही है 3 की घात 1, ठीक है, वो ले ली। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 5 कितने बार है भाई, एक बार है, और 7 भी कितने बार है, एक बार है। तो ये इस का क्या एलसीएम आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 की घात 2 मतलब 4, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना में 7 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 6 7 42 मतलब 420, इसका एलसीएम आ जाएगा। इस प्रश्न का एलसीएम क्या आ गया मेरा, 420 आ गया। अब यहां पर हम बच्चों अगला प्रश्न जो है हमारा ये देखने वाले हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये बताओ मेरे को सबसे पहले, ये 17, 23 और 29 ये किसी के टेबल में आते हैं क्या? ये एक और वो स्वयं के टेबल में आते हैं, यही बात है क्या? आप ऐसे ही सोचोगे ना। यहाँ पर मतलब ये कैसी संख्या है पता है, ये पहले से ही हमें अभाज्य संख्या देके रखी है, तो अब इसके फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे। मतलब मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ भाई, 17 को, तो आप बोलोगे सर 17 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 एकम 17 और 1 का गुना करेंगे 17 में तो 17 ही आएगा, ठीक है। 23 को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 23 गुना 1 लिख सकते हो, मैंने कहा सही है भाई। फिर ऐसे ही बताओ 29 को क्या लिख सकते हो, तो 29 गुना क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? यही बात बोलोगे ना आपकी, और कुछ बोलोगे बताओ कि और कुछ है चांस, और कुछ लिख सकते हैं, बताइए। यही लिख सकते हो ना। अब यहां पर हम बच्चों, यहां पर हम क्या, यहां पर हम थोड़ा देखते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ को। तो एचसीएफ आपको निकालना है किसका किसका, 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो देखो 17 का गुणनखंड क्या है, 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। तो यहाँ पे एचसीएफ में हम सबसे कॉमन और सबसे छोटी वाली घात देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए बताया, तो क्या एक दिख रहा है आपको, एक। तो अगर आपको कोई अभाज्य संख्या मिल जाए, मतलब ये जैसे जिसका ये 17, 23, 29 ये किसी के टेबल में नहीं आती, बस ये स्वयं के टेबल में आती, तो इनका जो एचसीएफ है ना वो हमेशा एक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एचसीएफ पूछे आपसे अभाज्य संख्याओं का, तो वो हमेशा एक होता है, ये आपको उत्तर याद रखना है, ठीक है। अब बात है एलसीएम की, तो ये जो 17, 23 और 29 है, इनके एलसीएम निकालना है ना, तो यहां पर आपको तो भी दिमाग थोड़े से लगाना है। तो इन जो संख्या है इनको हमें गुना कर देना, मतलब ये संख्याओं का क्या कर देंगे, अब गुना कर देंगे, तो हमें इस संख्या का क्या, ये जो तीनों संख्या है ना उनका एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। अब यहां पर है बात गुना करने की, तो देखो आपको ध्यान से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा समय लगा लेना पेपर में भी, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो एकदम एक्यूरेट करना, एक बार में सही उत्तर आ जाने चाहिए, ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं 17, 23 और 29 का गुना करूंगा ना तो मेरा उत्तर क्या आएगा, पहले आप बताओ आपका क्या आने वाला है, जल्दी से करके देखो, ठीक है। तो मेरा उत्तर आएगा बच्चों यहां पर 11,339। इससे आपको मैच करना है। क्लियर है क्या ये बात? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, तो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। बस यहां पर आपको एक कंडीशन याद रखना है कि एचसीएफ जो अभाज्य संख्या होती है ना उनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली आपको ये याद रखना है। अब यहां पर बच्चों बात है, एक और प्रश्न है 8, 9, 25।
8, 9 और 25। तो इसका HCF क्या होगा? 8, 9, 25। यहां पे मैं 8 को 2 की घात 3 लिख सकता हूं, 3 को 3 की घात 2 लिख सकता हूं, और 5 को 5 की घात क्या लिख सकता हूं? इसको 2 की घात 3, इसको 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो भाई HCF की अगर बात करें तो यहां पर कॉमन तो कोई चीज आ ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब इस प्रश्न का जो HCF है 8, 9, 25, इसका HCF क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें ऐसे कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रही है जो तीनों के पास में उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो 8, 9 और 25 का गुना कर देना तो वो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर प्रश्न है हमारा कि HCF 306 और 657 का हमें 9 देकर रखा है। मतलब ये जो दो संख्या है ना, इसको मैं a बराबर से, देखो हमें क्वेश्चन में a बराबर से दे के रखा है 306, मतलब एक संख्या 306 दे के रखी है और दूसरी संख्या हमें दे के रखी है क्या? दूसरी संख्या हमें दे के रखी है बच्चों 657। ठीक है क्या? और इन संख्याओं का HCF जो है वो हमें दे के रखा है 9। तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है a इंटू b, वो उनके LCM और HCF के गुणांक के क्या होता है? बराबर होता है। क्या ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी? तो आप बोलोगे यस सर, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। तो एक की वैल्यू हमें क्या देके रखी है? 306। बी मतलब वो जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 657। ये चीज यहाँ पर ए और बी, ये आपको खुद स्वयं को सोचना पड़ेगा कि ए ये है, बी ये है, इनका जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा बच्चों। अब एलसीएम हमें यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमें दे के रखा है कितना? 9। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ये 9 का क्या करना पड़ेगा? इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। ये 306 है और ये 657 है, और बटे में क्या? 9। मतलब 9 का इधर से ये गुना में है, इधर भेजा तो ये कहां जाएगी? भाग में। ठीक है, अब ये 9 से ये 306 को काटो। देखो 9 ये क्या होता है? 27। यहां पर 3 बच्चा और ये 6, मतलब 36 बच्चा। 9 के टेबल में 36 आता है क्या? आप बोलोगे हाँ आता है। कितने बार में? तो 34 बार में, 34 टाइम्स में। तो 34 गुना 697 बचा हमारा, और ये एलसीएम के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 34 और 657 का। तो देखो 4 का 7 बार गुणा करूंगा, 7 चौक 28, 657 और मैं 34 का गुना करूं तो पहले आप बताओ आपका उत्तर कितना आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेशन करके देखो। 7 चौक 28, 18, मतलब 18,000 से ज्यादा। तो ये आ रहा है बच्चों 22,338। कितना आ रहा है आपका? बताओ 22,338। ये इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर है क्या? क्या यही उत्तर, यही आंसर आपका भी आ रहा है? अब यहां पर हमारा अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n का यहां पर कुछ मान है, जैसे मैं ये जो संख्या दे के रखी है 6, इसकी घात क्या है? n। इसका मतलब है n का मैं कुछ मान, प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो 1, 2, 3 से ये प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो अगर मैं, मेरा यहाँ मतलब यहाँ पे इनका प्रश्न पूछने का क्या है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? इसका रीजन आपको बताना है। हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, ये चीज बताना है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, ये 6 की घात n है, तो 6 की घात 1 6 होता है, 6 की घात 2, 6 की घात 2 36 हो जाएगा, फिर 6 की घात 3 कितना हो जाएगा? तो 6 6 36, 36 छके कितना होता है? कितना होता है? तो 6 3 18 और 6 6 36, 216 हो जाएगा। तो क्या लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि 6 की अगर n की यहाँ पर हम वैल्यू रखते जाए, अंतिम संख्या मतलब
वैल्यू रखते जाए तो हमें लास्ट में शून्य मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल लग रहा है क्या आपको? तो नहीं लग रहा है क्या कि लग रहा है? देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 लिख सकते हो क्या? अब इसकी पावर n है तो मैंने n लगा दी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया कि 2 की घात n आ गई, और यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसकी घात n आ गई। मतलब ये जो घात है ना, इसको मैंने दोनों के ऊपर बांट दिया। क्लियर है क्या ये बात? यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 2 की घात n है, ये 3 की घात n है। 6 की घात n को मैंने ऐसे थोड़ा तोड़ लिया। अब मेरे को बताओ कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे 10 देख लो, 20 देख लो या 50 देख लो, जो भी देख लो, देखना है जो देख लो। ये 10 को मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 गुना क्या है? 5 है क्या? मतलब अंतिम संख्या, अंतिम अंक अगर 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 की हमें क्या, उनके मल्टीपल में हमें 2 और 5 की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर 6 की पावर जो n है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 की घात n और 3 की घात n मिला। यहां पर 2 और 3 मिल रहा है, लेकिन साथ में 5 नहीं मिल पा रहा है। तो इस रीजन से मैं ये बोल सकता हूं, इस कारण से मैं ये बोल सकता हूं कि 6 की घात जो n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ नहीं आ रहे हैं। यही इसका कारण है कि 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये रीजन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चों। इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई करके बता देना है आपको, ऐसे सिंप्लीफाई करके बताना है, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक रीजन लिख देना है कि भाई 6 की घात n के हमने गुणनखंड करके देखे, वो हमें 2 की घात n और 3 की घात n मिले, जबकि अगर कोई संख्या है उसका अंतिम अंक शून्य है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके गुणनफल में 2 और 5 आए, उनके गुणनखंड में 2 और 5 आए, जबकि 6 की घात n में यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये हमारे क्या है? प्रश्न है। ठीक है, यहां पर दो संख्या, तो देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आप क्या करना, पता है, ये जो पहला वाला सेक्शन है इसको ऐसा मान लेना कि ये जो है वो 7 गुना 11 गुना 13 जो है ना, ये प्लस प्लस का साइन है, ये याद रखना। ये किसके बराबर है? इस 1 के बराबर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 7 गुना 11 गुना 13 लिखा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 13 क्या दोनों में से कॉमन आ सकता है क्या? बताओ। तो आप बोलोगे यस सर, ये 13 तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो सही बात है भाई। यहाँ पर क्या बचेगा? 7 गुना 11 प्लस 13 कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये 13 है, 7 का 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1, मतलब ये 13 हो गया, 77 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 78 हो गया। मतलब मैंने ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को सिंप्लीफाई किया तो मुझे यहाँ पर 13 गुना 78 मिला। अब क्या ये भाज्य संख्या है, ये हमें बताना है। तो भाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 से अधिक। तो यहाँ पे जो 78 है, क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा सिंपली, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मुझे ये नहीं मिल सकता? 2 इंटू 39, तो क्या ये बात बताओ मुझे 13 गुना 2 गुना 39, मुझे ऐसे 3 गुणनखंड मिल गए क्या? 3 फैक्टर्स मिल गए क्या? तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि ये जो दी गई संख्या है ना, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको ये वाला भी प्रश्न सॉल्व करना है बच्चों। इसको कैसे करोगे?
तो वही लिखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, प्लस 5। अब यहां पर आप देखो इनमें से कुछ कॉमन निकालो, दोनों के पास में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 5 दिख रहा है, ठीक है भाई 5 दिख रहा है। यहां पर क्या बचा अंदर, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 आपने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है बाहर, 5 को अभी जैसे का वैसा रखते हैं अपन, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। किनको, ये देखो 6 का 7 से गुना किया, 6 7 42, 42 गुना 4, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 168 आ गया 168। और ये 3 का 2 से किया, 3 दूनी 6 आ गया, और 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम ये जो 168 है उसका 6 से गुना करेंगे तो हमारा 1000 क्या आ जाएगा, 8 प्लस का 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5 गुना 1009 आ गया, ठीक है। इसके गुणनखंड में पूछ रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। मतलब ये जो हमारी संख्या है ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 प्लस 5 करके, इसे मैं यहाँ पे दर्शा सकता हूँ। मतलब ये जो 5 गुना 1009 गुना 1 लिख सकता हूँ। तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या है ना, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, भाज्य संख्या होगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस नीचे लिख देना कि इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको इजीली आ जाएगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, मतलब वृत्ताकार पथ है, मार्ग है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि एक ये जो दोनों है ना, ये एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें सबसे पहले दिया कि सोनिया द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय 18 मिनट है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फिर रवि द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय कितना है, तो 12 मिनट है, ये लिखना पड़ेगा। अब हमें ये निकालना है कि यह कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर, मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसके, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये कब पॉसिबल है, तो ये चीज अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो इनके द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में जो लगा समय है ना, इनका हमें लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। मतलब 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, तो आपको करके देखना पड़ेगा एलसीएम 12 और 18 का। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 3, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुना 3 गुना 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है भाई। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 बड़ी घात लेते हैं। मतलब 2 की घात 2 कितना, 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 चौक 36। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं बच्चों कि 36 मिनट के बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है, बताइए बच्चों, क्या यह बात आपको क्लियर है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में एक प्रश्न ऐसा और कराया था, कैसा, कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो करें हम सॉल्व इसको। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे बताओ,
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, ये आपको मैंने बताया ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर, मैं अब थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो ध्यान से, मैं पेन ले लेता हूँ पहले, मार्कर, ये ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ता है कि माना माना कि ये जो कर्णी 5 है, ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमें गलत यहां पर मानना पड़ता है, संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो मैं इस कर्णी 5 को a बटे b के रूप में लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे यस सर, a बटा b बराबर से कर्णी 5। जहां पर मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। क्या ये बात क्लियर है? जहां पर b किसके बराबर नहीं है तो आप बोलोगे 0 के बराबर नहीं है। अब मुझे करना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग, मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर b का स्क्वायर हो जाएगा। इधर मैं जब कर्णी 5 का स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कर्णी 5 का जब कर्णी 5 से गुना करते हैं तो 5 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये a स्क्वायर को इधर रहने दिया, 5 को इधर रहने दिया। अब बी स्क्वायर को मैंने पक्षांतर किया तो ये कहां पर आ गया, भाग में आ गया। अब यहां पर एक स्टेप थोड़ी सी और बढ़ा दो, ये 5 को इधर भेज दो, इसके पक्षांतर करके, मतलब बटे में भेज दो, और ये बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहां पर बच्चों हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो 5 है ना, वो a स्क्वायर को, मतलब 5 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करती है। मतलब ये जो 5 है वो अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये बात यहां पर हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम मानेंगे कि माना जो a है ना वो किसके बराबर है, 5c के। देखो यहाँ पर 5 आया तो आपको 5c मानना है, यहाँ पर अगर 2 आता तो 2 मानना पड़ता। अब ये जो माना है ना अपने a बराबर से 5c, ये समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो a की जगह 5c रख रहे हैं, तो 5c का स्क्वायर बटे में क्या है बच्चे, 5 है, बराबर से b स्क्वायर। ये 5c पूरे का होल स्क्वायर है, तो देखो 5c मतलब 25 हो जाएगा और ये c स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या 5, बराबर से b स्क्वायर। ये 5 से 25 को काटो कितने बार में, तो आप बोलोगे 5 बार में। मतलब ये जो 5c स्क्वायर है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। c स्क्वायर को इधर रखो, 5 को इधर भेज दो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, b स्क्वायर अपॉन में 5। फिर से यहां पर बच्चों में बोलूंगा कि ये जो 5 है अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये जो 5 है ना वो किसको, b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये चीज यहां पर मैंने बोल दी। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। यहां पर नीचे आपको बताना पड़ेगा रीजन कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। मतलब a और b दोनों में क्या कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। जो हमने जो संभावना, मतलब जो हमने कल्पना की थी कि a और b कैसे सहभाज्य संख्या है, तो वो उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे जो हमारी जो कल्पना थी वो गलत है, इसलिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? अब एक ये इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लो, क्या है ये भाई, यहां पर हमें सिद्ध कीजिए, बोला गया है कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि माना माना ये जो 3 प्लस 2 करनी 5 है ना, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये चीज हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मतलब a बटा b मैंने किसके बराबर मान लिया, 3 प्लस 2 करनी 5 के। यहां पर बताऊंगा कि a और b कैसे संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। और b किसके बराबर नहीं है, 0 के, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या करो बच्चों, ये जो 3 है ना, 3 का पक्षांतर इधर करो,
तो यहाँ पर a बटा b हो गया, 3 का पक्षांतर आपने इधर किया तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर इधर हमारा क्या बचेगा, 2 करनी 5। अब यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, b और 1 का एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे b। 1 का गुना a से होगा तो a और b का गुना 3 से होगा तो 3b बराबर से 2 करनी 5। यहाँ पर 2 गुना में, इसको मेरे को इधर पक्षांतर करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a माइनस 3b, और ये जो गुना में इधर आके कहाँ आएगा, भाग में, और पहले से b है तो क्या ये चीज लिख सकता हूँ, बताओ इतना समझ में आया क्या आपको। और ये संख्या कैसी है और ये वाली संख्या कैसी है ये बताओ। यह मेरी एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय, और यह मेरी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लियर है क्या? क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, बताओ। परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो सकते क्या, तो आप बोलोगे ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो हमने कल्पना की थी कि 3 प्लस 2 करनी 5 परिमेय संख्या है, वो गलत है। अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो प्रश्न ऐसा है, थोड़ा सा देखो, मैं एक मान लेता हूं, देखो 3 माइनस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। क्या अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो बच्चों सेम इसको करना वही है, पूरा तरीका वही है। सबसे पहले आप मानोगे कि माना 3 माइनस करनी 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये चीज आपने मानी। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा a अपॉन में b बराबर से 3 माइनस करनी 2। अब ये जो माइनस का करनी 2 है ना, इसका इधर पक्षांतर करो तो ये क्या हो जाएगा, a बटा b, जैसे को वैसा। करनी 2 इधर आएगा माइनस का, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये बराबर होगा 3 के। तो अब करनी 2 जो है वो बराबर a अपॉन b को मैं इधर भेजूंगा, इधर ये प्लस में है तो ये कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस में, तो a अपॉन में b। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ये करनी 2 है और ये देखो 1 और b का जो एलसीएम है वो क्या है, आपने बोला क्या है, b है। b का गुना इधर और 1 का गुना इधर, तो 3b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार बनना, ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई। ये दोनों आपस में कभी भी क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम बोलेंगे कि 3 माइनस करनी 2 क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। अब ये आपकी एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज मतलब ये जो हमारा वन शॉट है ना, इसका लास्ट प्रश्न है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। मतलब इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि और कोई क्वेश्चन बनेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन के टाइप है, मैंने आपको सभी करा दिए जो एग्जाम में बन सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 बटा करनी 2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, माना कि 1 बटा करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे a बटे b के रूप में लिखेंगे, जो कि ये किसके 1 बटा करनी 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि a और b कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, a अपॉन में b, ये करनी 2 है ना, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इसी सेम नंबर से, करनी 2 से। तो मैं ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये a अपॉन में b है, एक का करनी 2 के साथ में गुना करेंगे तो क्या करनी 2 मिलेगा, और ये करनी 2 का करनी 2 से √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 मिलेगा, तो आप बोलोगे यस सर, ठीक है बच्चा सही बोल रहे हो आप। ये 2 जो बटे मैंने इसको उधर भेज दो, तो वो भाग में तो उधर जाके कहाँ आएगा, गुना में आ जाएगा a के साथ में, और बटे में क्या बचेगा, b बचेगा, और ये करनी 2। ये हमारी कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या है। ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या ये कभी आपस में बराबर हो सकती है, नहीं। तो मैं बोलूंगा कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 1 बटा करनी 2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात आपको क्लियर है क्या? ऐसे ही बच्चों आपने ये वाला प्रश्न और ये वाला भी प्रश्न सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। यदि आपको हमारे समझाने का तरीका आपके एग्जाम दृष्टि से मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपका माइंड डेवलप कर रहा है, आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगली जो आपकी क्लास है वो कल होगी पॉलिनोमियल बहुपद वाले चैप्टर की, तो उसको भी मैं ऐसे ही तरीके से समझाने वाला हूं। वहां पर भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले। So thank you so much guys for watching this video. Bye bye. Take care.